दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में, जो हमारे देश की राजधानी होने के साथ साथ देश की राजनीतिक केंद्र भी है। दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। दिल्ली की धरती पर कई युद्ध लड़े गए, कई राजनीतियां हुई, बहुत कुछ देखा है दिल्ली की धरती ने। और देखते देखते यह आधुनिक काल का दिल्ली शहर बहुत बदल गया। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक की संपूर्ण कहानी को। दिल्ली का धार्मिक इतिहास, अरब और तुर्कियों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत का दौर, मुगल साम्राज्य का आगमन, शेरशाह सूरी का दिल्ली में आगमन, यूरोपियन कंपनियों का भारत आना, अंग्रेजों का भारत पर कब्जा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर बात करेंगे। दिल्ली का धार्मिक इतिहास। वैसे तो दिल्ली का अस्तित्व हमें महाभारत काल में ही सुनने को मिलता है, जब कौरवों ने पांडवों को लक्षागृह में मारने की साजिश रची थी और वो उसमें नाकाम हो गए। पांडवों ने वापिस आकर अपने लिए अलग भूमि की मांग की। तब उन्होंने हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र से खांडवप्रस्थ की भूमि राज करने के लिए मांगी थी, ताकि वो अलग रह सके और भाइयों में कोई लड़ाई ना हो। उन्होंने उस बंजर भूमि को, जिसमें बहुत से जहरीले जानवर रहते थे, जहां जंगल ही जंगल हुआ करता था, उस भूमि को अपने नेक कर्मों से आबाद किया और उसे एक रहने लायक स्थान बनाया। वहां जाकर अपना राज्य बसाया और उन्होंने उस जगह का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया। उसे ही हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में जहां उत्तर भारत में 322 से 185 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ा मौर्य वंश और उनके बाद कुछ छोटे वंश जैसे शक वंश, कृष्ण वंश और उनके बाद 275 ईस्वी के आसपास एक और बड़ा वंश गुप्त वंश ने भारत के बड़े क्षेत्रफल पर राज किया। लेकिन इन सभी वंशों के पतन के बाद उत्तर भारत में राज्य अलग अलग होने लगे और उनके आसपास में मतभेद भी होने लगे। इन्हीं चीजों जैसे राज्यों में एकता न होने और आपस में ही झगड़ों से भारत की नींव कमजोर पड़ती गई और कुछ बाहरी ताकतों ने चीजों का फायदा उठाकर हमले करना शुरू कर दिया और बहुत सारा धन लूट के ले जाने लगे। उस समय 8वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों के तोमर वंश दिल्ली पे राज कर रहे थे। इन्होंने ही दिल्ली की नींव रखी थी। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर, जिन्हें आज दिल्ली के प्रथम राजा के रूप में भी जाना जाता है। राजा अनंगपाल ने लाल कोट किला बनवाया, जिसे हम किला राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, और इसकी दीवारें हमें दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएंगी। 12वीं शताब्दी तक अनंगपाल तोमर बूढ़े हो चुके थे और अब दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए भी कोई चाहिए था। तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का सिंहासन अजमेर के पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। अनंगपाल के ही वंशज थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि रिश्ते में नाना लगते थे पृथ्वीराज चौहान के। अरब और तुर्कियों का आक्रमण। दोस्तों अब हम आपको दोबारा थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि मौर्य और गुप्त वंशजों द्वारा धीरे धीरे भारत की नींव कमजोर होती गई। इसका फायदा उठाकर कुछ बाहरी ताकतों ने हमले करने शुरू कर दिए और सबसे पहला हमला अरबों देश की तरफ से किया गया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के रास्ते भारत आया और आते ही युद्ध का ऐलान कर दिया। तजुर्बा और रणनीति अच्छी होने के कारण पहले ही प्रयास में सफल रहे और इन्हीं के आने से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ ये तो आपको पता है दोस्तों। इसे देखते हुए तुर्कियों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी भारत पर आक्रमण करें और धन लूटें। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने करा और उसने करीब 17 हमले कर भारत का अपार खजाना लूटा। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने हमला किया। मोहम्मद गौरी का जन्म सन 1149 ईस्वी में कोगोर अफगानिस्तान में हुआ था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी सन 1173 में गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में कई बार भारत पर आक्रमण किए। इसके बाद फिर से एक हमला किया, जिसका उद्देश्य खजाने के साथ साथ भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसके बाद दोस्तों
1175 ईस्वी में इन्होंने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। 1175 में इन्होंने फिर से भारत पर आक्रमण किया, जिसके बाद इनकी भारत में प्रथम पराजय हुई। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध दिल्ली में राज कर रहे पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इस हार के चलते पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। इस युद्ध के बाद फिर से भारत में मुस्लिम राज्य का परचम लहराया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने कई युद्ध लड़े और उनमें जीत हासिल करके पूर्ण रूप से उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। उसने अपने दास या गुलाम भी कह सकते हैं, उसको भारत में राज करने के लिए रख दिया और वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मौत 1206 ईस्वी में 5 लोगों ने एक साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला। इस तरह मोहम्मद गौरी की मौत हो गई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलामी शासन की शुरुआत कर दिया और वह लाहौर जाकर अपना शासन संभालने लगा। दिल्ली सल्तनत का दौर 1206-1526। 1206 के बाद से दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ। इसमें सबसे पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बाद कई सुल्तान आए दिल्ली पर राज करने के। उनमें से कई महत्वपूर्ण सुल्तान इस प्रकार थे: कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, आराम शाह 1210 में शुरू किया और खत्म भी हो गया 1210 में ही। शमसुद्दीन इल्तुमिश 1210 से 1236 तक राज किया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। बेहराम शाह 1240-1242 तक। और भी कई सारे सुल्तान आए और इन्होंने दिल्ली पर समय अनुसार राज भी किया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। 1210 में घोड़े से पोलो खेलते समय गिरकर एक दुर्घटना में मौत हो गई इनकी मृत्यु के बाद कुतुब मीनार का पूरा काम शमसुद्दीन इल्तुमिश के द्वारा पूर्ण कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु उसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुलाम शमसुद्दीन इल्तुमिश ने कर दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, जो कि दोस्तों आज तक बनी हुई है। इसके बाद कई सारे सुल्तान आए और वो खुद और उनके वंशजों ने कई सालों तक दिल्ली पर राज किया, जैसे कि खिलजी और उनके वंशज 1290 से 1320 तक दिल्ली पर राज किया। इसके बाद सैयद वंश 1414 में आके 1451, इन सभी के बाद आए लोदी और उनके वंशज। इन्होंने 1451 से 1526 तक राज किया दिल्ली पर और दिल्ली के आखिरी सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। इन्होंने 1517 से 1526 तक राज किया दिल्ली पर। मुगल साम्राज्य का आगमन 1526-1857। 1526 में बाबर पहली बार भारत आया और प्रथम पानीपत के युद्ध में लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली सल्तनत का पूर्णतः खात्मा कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे और वह तैमूर का वंशज था। इसके बाद मुगल के कई शासकों ने दिल्ली पर अपने समय अनुसार शासन किया, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। बाबर 1526-1530। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530-1540 और फिर से एक बार और इन्होंने राज किया 1556 से 1556 तक। इसके बाद फिर आया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इन्होंने 1556 से 1605 तक राज किया। जहांगीर 1605 से 1627 तक। शाहजहां, जिन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया, इन्होंने 1627 से 1658 और फिर से आया औरंगजेब 1658 से 1707 तक। मुगलों का शासन औरंगजेब तक ही शक्तिशाली बना रहा। इसके बाद जितने भी मुगल शासक आए उन सब के शासन में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। शेरशाह सूरी का दिल्ली में आगमन 1540-1555। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में एक सूर वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी बिहार में अपनी रियासत चला रहे थे।
और उस समय मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली में अपना शासन चला रहा था। हुमायूं ने अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध करने की सोची और आक्रमण कर दिया बिहार पर, परंतु इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और वह भाग खड़ा हुआ और फिर दिल्ली पे 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी का शासन हो गया। उन्होंने उस समय कई बड़े काम किए थे, जैसे भारत में पहली बार रुपया की मुद्रा चलाने का पूरा श्रेय इन्हीं को ही जाता है। इन्होंने ही पहली बार भारत देश में रुपए की मुद्रा चलाई। लेकिन 1545 ईस्वी में महोबा के राजपूतों के खिलाफ बुंदेलखंड के युद्ध में कलिंजर के किले में एक विस्फोट हुआ। कलिंजर में लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक शेरशाह सूरी का आक्रमण था। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान एक तोप का गोला किले की शक्तिशाली दीवारों से टकराकर उछलकर विस्फोटकों के ढेर पर जा गिरा। परिणाम स्वरूप विस्फोट ने शेरशाह सूरी को घातक रूप से जला दिया, जिससे अंततः उनकी मौत हो गई। शेरशाह सूरी के बेटे और पोतों में शासन करने की क्षमता बहुत ज्यादा ही कम थी और इसी बात का फायदा उठाकर हुमायूं ने दोबारा सूर वंश पर हमला कर दिया और अपना मुगल साम्राज्य दोबारा दिल्ली में कायम कर दिया। इसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत लंबे समय तक दिल्ली पर राज करता रहा। यूरोपियन कंपनियों का भारत में आना और अंग्रेजों का भारत पर कब्जा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना। जिस समय दिल्ली में मुगल का परचम लहरा रहा था, उस समय बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में फायदा देखकर यहां कारोबार करने के लिए आई। आइए दोस्तों, इन कंपनियों का क्रम जानते हैं। पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600 और फ्रेंच 1664 में आई। यह कंपनियां भारत में अपना कारोबार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भारत में छोटे छोटे पैमाने में अपना कब्जा करने लगे। गोवा, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली में पुर्तगालियों का और पुदुचेरी में फ्रांस का, लेकिन इनमें अंग्रेजों की राजनीति कुछ और ही थी। वो पूरे भारत पर राज करना चाहते थे। अंग्रेजों ने बाकी कंपनियों को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया और बड़े पैमाने में यहाँ व्यापार करने लगे। इन्होंने मुगलों से भी ज्यादा जगहों पर व्यापार करने के लिए आज्ञा ले ली और फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने भारत में कई अलग अलग जगह के राजाओं को हराकर वहां पर कब्जा कर लिया और लगभग आधे भारत में इनका राज हो गया। 1857 में एक क्रांति हुई, जिसमें देश के लोग और अलग अलग हिस्सों से राजा अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे। जनता ने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जाफर को अपना बादशाह करार दे दिया, लेकिन यह क्रांति एकता की कमी के कारण सफल नहीं हो सकी। इन सब चीजों को देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली के बहादुर शाह जाफर को बंदी बना के उनको उस समय के पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहां के रंगगंज की जेल भेज दिया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसी के साथ मुगल वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली और भारत की पूर्ण कमान ब्रिटिश सरकार संभालने लगी। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से राजधानी बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली कर दी और अंग्रेजों ने ही आधुनिक दिल्ली का डिजाइन रचा और दिल्ली को नए तरीके से बनाया। साथ ही साथ कई सारे क्रांतिकारी वीरों और सपूतों के बलिदान की वजह से 1947 में भारत को पूर्णतः आज़ादी मिल गई। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।